तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेके आया हूं हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि किस पर बेस्ड थी, सॉल्यूशन पर, उसका पार्ट 2। हमारी वो जो वीडियो थी वो सॉल्युबिलिटी तक थी। अब ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी रहेगी, उससे वो 25 मिनट की वीडियो थी, ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन इसके अंदर पूरा आपका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2। और ये बात ध्यान रखना, जो आपने उस वीडियो में पढ़ा उससे पहले उसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हमें थोड़ा बहुत रिविजन उसकी कराएंगे, बाकी थोड़ा बहुत आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 2 ऑफ वन शॉट, जो कि हमारा किस पर बेस्ड था? सॉल्यूशन। किस पर बेस्ड था? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करें, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था सॉल्यूशन के बारे में। होमोजेनियस मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, मोलैरिटी जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा था। मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन जिसका दूसरा नाम होता है मोलैरिटी, जिसको छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, जिसको केजी की रिस्पेक्ट में लिया जाता है और लीटर के रिस्पेक्ट में इसको लिया जाता है। ठीक है। एंड मोल फ्रैक्शन लिया था। मोल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? हम काई कहते हैं। क्या बात समझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम। और ये कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और आपको कमेंट सेक्शन में, अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर जरूर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और क्या बताया था? पार्ट्स पर मिलियन बताया था, और ऐसी पीपी भी बताया था मैंने, पार्ट्स पर बिलियन बताया था, जिसमें 10 की पावर क्या हो जाती है? 9 होती है इस जगह पर। ओके। बात करें किसकी? नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट था, क्या? हमारा फॉर्मेलिटी, जिसमें ग्राम फॉर्मूला मास पढ़ते थे हम पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। और हमारा एप्लीकेशन किसका? पीपीएम का, जो किसमें होता था? हार्डनेस ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन इन एयर, इन सब में यूज होता था। ठीक है। बात करें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कई तरीके के थे, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। एंड इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता था? सिंपली इसमें गैस होता था, लिक्विड होता था एंड सॉलिड होता था। तो उस फेज के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट होता था? अमलगम वाला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, होप सो आपने रिवाइज कर लिया होगा। सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट, टेम्परेचर पार्टिकुलर एंड प्रेशर पर वो क्या हो जाते थे? पार्टिकुलर डिसॉल्व हो जाते थे, एंड क्या बना देते थे? मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते। ठीक है। और उसी प्रोसेस को कहते थे हम क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वेरी करती है किस पे? हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूट की, नेचर ऑफ सॉल्यूट जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस की सबसे ज्यादा क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है, उसके बाद लिक्विड की, एंड उसके बाद सॉलिड की। बात करें फिर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के। बात करें प्रेशर की, प्रेशर में भी 3 टर्म्स होती है, एक गैस के लिए, एक लिक्विड के लिए, एक सॉलिड के लिए। बात करें लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए वैलिड होता है प्रेशर में, गैस के लिए वैलिड होता है, बट सॉलिड के लिए नहीं होता। व्हाई? बिकॉज का रीजन क्या था? सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं वो? इनकम्प्रेसिबल, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, जिसमें टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, क्या टेम्परेचर मैंने बताया था आपको? क्या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के, जिसके अंदर डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच में क्या होगा? मेरा पॉजिटिव होगा, जो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल जनरली क्या था? व्हेन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जब वो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, उसका जो है कंडीशन होती है टेम्परेचर प्रेशर पे बेस्ड होता है। वो सिस्टम क्या करता है? शिफ्ट होता है। कब? जब वो इक्विलिब्रियम से उसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को या किसी भी कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो उसको शिफ्ट बैलेंस करने के लिए जो है इक्विलिब्रियम क्या करता है? अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट में करता है। ओके। बात करें फिर, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड, प्रेशर फॉर सॉलिड, प्रेशर जो है नॉट वो होगा, इक्वल होगा किसके? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के, बिकॉज सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते थे? इनकम्प्रेसिबल। और इसी के साथ हमारा गैस इन लिक्विड, जो कि हमारा आज की वीडियो स्टार्ट होती है पार्ट 2। ठीक है। मैंने आपको पहले का पूरा रिवाइज करा दिया है, जो जो था इतना हुआ था हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? गैस इन लिक्विड। अब बात करते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड के लिए एक साइंटिस्ट है, जिनका नाम क्या था? हेनरी। क्या नाम था उनका? हेनरी, जिनको बोला गया हेनरीज लॉ। क्या बोला गया? हेनरीज लॉ। उन्होंने सिंपली बोला, उन्होंने कहा कि गैस इन लिक्विड, जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई भी हम गैस डिजोल्व करेंगे, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे लिक्विड के अंदर, उसको बोला गया हेनरीज लॉ के बेसिस पे गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। ही स्टेट दैट, देखो डेफिनेशन सुनना, एनसीईआरटी की है। ही स्टेट दैट
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो उसका मोल फ्रैक्शन होता था, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, अगर ए का निकाल रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में एन टोटल, तो यही फॉर्मूला था। यस सर। अब बात करें किसकी, पीए की, तो पीए क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो कि हमारा किसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, काई के। अब यहाँ से जब काई हटेगा तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या कहते हैं हम, के एच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एक सेकेंड, क्या कहते हैं इसको हम, के एच। अब के एच क्या होता है सर, के एच इज अ हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है के एच, के एच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है के एच, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, अब के एच की वैल्यू जो निकल के आती है हमारी, क्या निकल के आती है, के एच इज इक्वल टू में पी ए अपॉन में काई। अब आपको एक पॉइंट बताया था मैंने पहले, बहुत पहले, क्या बताया था कि काई जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका देखो, ये वीडियो वन शॉट में रहेगी, इसलिए मैं आपको चीजें लिख के लेके आया हूँ। जब हम डीप चैप्टर में पढ़ते, अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इसको कम समय के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो काई की क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, एक यूनिटलेस वैल्यू है। कैसी है, यूनिटलेस। इसका मतलब क्या है, जब ये यूनिटलेस है तो दे हैव नो यूनिट। अब यूनिट नहीं है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, तो केएच की भी यूनिट क्या आ जाएगी मेरी, एटीएम। क्या आ जाएगी, एटीएम। ओके, अब बात करें इसमें पीए है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आखिर होता क्या है। प्रेशर तो पता है आपको, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये बताना आपको। फिर के बता दिया, हेनरीज लॉ, काई मोल फ्रैक्शन। अब जो हमारा गैस सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के। ऐसा क्यों सर, बिकॉज गैसेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, वो इसलिए क्योंकि गैसेस मिक्सचर जो होते हैं इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एक लो टेम्परेचर के अंदर, जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लो टेम्परेचर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और इसी का एक एप्लीकेशन आता है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, जिसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, सॉल्युबिलिटी किसके, गैस के। ठीक है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के। यहाँ पे गैस नहीं आएगा, सॉलिड आएगा। ओके, चलिए बात करें ग्राफ की, तो इसका सिंपली ग्राफ बनता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये मोल फ्रैक्शन है काई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काई को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पीए को। जिसका हमारा जो ग्राफ बन के आता है वो कैसा बन के आता है, एक कांस्टेंट ग्राफ बन, स्लोप ग्राफ बन के आता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, हेनरीज कांस्टेंट को। किसको, हेनरीज कांस्टेंट को। क्या आपको बात समझ आ गई, इसको कहते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन, किसके बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। किसके बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे बेस्ट आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर है, ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लाया हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा क्या, स्कूबा डाइवर्स। क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स। कैसे सर, स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं जनरली, देखो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, आप एक बात ध्यान रखना। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अपने साथ, जब वो पानी के अंदर जाते हैं, जब वो वाटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अपने साथ ना एक बैग लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर्स। क्या लेके जाते हैं, दो सिलेंडर्स। उन सिलेंडर्स के अंदर क्या होती है, O2, नाइट्रोजन जैसी गैसेज होती है। वो गैसेज क्या करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, उनकी, किसके अंदर, उनकी रेस्पिरेशन के अंदर, ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सके इजीली। आपको पता ही है, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, मोस्टली अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। इसकी परसेंटेज जो एनसीईआरटी के अंदर डेटा लॉजिकल दिखाया हुआ है। अब बात करें, जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन भी मिक्स होती है। जनरली क्या होती है, नाइट्रोजन भी मिक्स होती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स, जो उनकी बोन्स होती है उनके अंदर क्या हो जाते हैं, वो नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं। और उन नाइट्रोजन बबल्स की वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है, अभी कह लो एक प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं उसको हम, बैंड्स। बैंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, यानी कि गैस है ना, कि वो लो टेम्परेचर होता है नीचे आके, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, गैस की ज्यादा हो जाएगी। तो नाइट्रोजन बबल्स क्या होते हैं, हमारी बोन्स यानी कि लिगामेंट, हाँ लिगामेंट्स के अंदर क्या होते हैं, जाके बबल्स बना लेते हैं। और उन बबल्स की वजह से क्या होता है, बैंड्स कॉज होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ठीक है, अब बात करें O2 की डिसोबिलिटी ज्यादा हो जाती है, सॉल्युबिलिटी। इसके लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम बैंड्स क्या होती है, हमें क्या वहां पर क्या हो जाता है, जाके एक डिजीज होती है बैंड्स, जिसके वजह से हाथों में बैंड्स हो जाते हैं, बोन्स में। जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए गैस डाली जाती है, उसको कहते हैं हीलियम। कौन सी गैस होती है, हीलियम, जिसका परसेंटेज अप्रॉक्स नहीं, कितना दे रखा है, 11% दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन हमारा कार्बोनेटेड ब्रीवरेजेस। कार्बोनेटेड ब्रीवरेजेस वही होती है जिसके अंदर HCO3 नेगेटिव डालते हैं। क्या डालते हैं, HCO3 नेगेटिव, भी कार्बोनेटेड वाटर होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करें किसकी, और क्या हो गया, CO2 कंटेनिंग, CO2 कंटेनिंग
ये सारी क्या होती है, कार्बोनेटेड होती है, ठीक है, ये सब कार्बोनेटेड होती है, HCO3 नेगेटिव, ये दीज आर कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको जो बताया अभी, वो क्या था, हमारा कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल। कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल के अंदर क्या होता है, जैसे आप कोक की बोतल लेते हो, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की बोतल लेते हो, तो आपने देखा होगा जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर फिजीनेस शो होती है। क्या शो होती है उसके अंदर उतनी ज्यादा, फिजीनेस। हाउ सर, बिकॉज बिकॉज क्या होता है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। टेम्परेचर कम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा। अब वो कोई भी गैस हो सकती है, तो ब्रीवेज के अंदर कौन सी गैस होती है, CO। कौन सी गैस होती है, CO2। तो उसी CO2 गैस की वजह से हमारा क्या होता है, इजीली डिसॉल्वेबल होता है। क्या क्या डिसॉल्वेबल होता है इजीली, गैस हो, यानी कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब सेम इसी बेस आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ वी ड्रिंक अ नॉर्मल टेम्परेचर, क्या ड्रिंक जिसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, जिसके से क्या होगा, हमें उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, यानी कि फिजीनेस नहीं शो होगी, जिसके लिए हम उसको ड्रिंक करते हैं। बात करें एक्वेटिक की, एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेनरीज के एप्लीकेशन का। फिशेज आर मोर कंफर्टेबल, क्या बोला इसमें, फिशेज आर मोर कंफर्टेबल इन डीप सी वाइल आइसिंग ऑन द लेक सरफेस। जबकि पानी की बर्फ जम जाती है, बर्फ के ऊपर बर्फ जम जाती है, पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, किसकी, आइस की, तब भी क्या होता है, फिशेज आर मोर कंफर्टेबल। क्यों, क्योंकि जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, देखो लिखा हुआ है, पूरा CBSE का कॉन्सेप्ट है, पूरा नीट का कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा हुआ है, और बहुत बार रिपीट हुआ ये चीजें, क्या, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आपको बताऊं तो नीचे जाते जाते हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं वेरी करता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि वो कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो उस बेसिस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है किसका, हेनरीज लॉ का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेपर प्रेशर। सर वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लो कोई भी बीकर है, क्या बोला मैंने, कोई भी एक बीकर है, उस बीकर को मैं अगर क्लोज कर दूंगा और नीचे से उसको क्या करूंगा, बॉइल करूंगा, बॉइल करने की वजह से जो चीज गैस के अंदर कन्वर्ट होगी, और उसको क्या कहेंगे, वेपर, क्या कहेंगे उसको, वाटर वेपर। और वही जो प्रेशर लगा रही होगी जो उसकी वॉल्स पे, यानी कि देखो कुछ इस तरीके से, जो बीकर है, अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, एंड देन क्या करूंगा, मैं इसको हीट करूंगा, और जो वाटर वेपर्स जो है इसके ऊपर जो क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर लगा रहे होंगे, उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। बट वेपर प्रेशर की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, वॉलेटाइल कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, वॉलेटाइल कंडीशन। बट वॉलेटाइल कंडीशन क्या होती है सर, वॉलेटाइल कंडीशन सिंपली एक कंडीशन होती है जिसके अंदर द सब्सटेंस कैन रीडली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस रीडली इवेपोरेट हो जाए किसी भी पार्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, दैट्स कॉल्ड वॉलेटाइल। जो कि सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। सॉल्यूट वही होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करें किसकी, नॉन वोलेटाइल की, जो गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। क्या बात समझ आ गई आपको, ओके। चलिए बात करते हैं आगे, और आगे देखते हैं किसके बारे में, वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। देखो सिंपली मैंने आपको क्या बताया, जो भी आइटम, जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट गैसेस के अंदर, मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट, गैसेस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो वॉल्स पर प्रेशर लगा रहा होगा, उसी प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे इसको, वेपर प्रेशर। क्या बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा आता है अगला, राउल्ट्स लॉ। क्या आता है, राउल्ट्स लॉ। जैसे मैंने आपको बताया हेनरीज लॉ किसके लिए वैलिड है, गैस इन लिक्विड के लिए, गैस इन लिक्विड के लिए। ऐसी मेरा राउल्ट्स लॉ वैलिड है किसके लिए, राउल्ट्स लॉ वैलिड है किसके लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए वैलिड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। कैसे सर, देखो राउल्ट्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि कोई भी लिक्विड अगर किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डालूंगा तो उसके अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए। किस चीज की कंडीशन, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल देखना पड़ेगा। वो वहीं पे हमने वेपर प्रेशर के अंदर बता दिया मैंने आपको। क्या सर, उन्होंने बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, किसके प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन। मतलब उन्होंने यही बोला, सेम वर्ड, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ये। लेकिन ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लिक्विड लिक्विड की। किसकी बात हो रही है, लिक्विड लिक्विड की, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने टर्म दी और डेरिवेशन दी किसके ऊपर, हमारा राउल्ट्स लॉ के ऊपर। वो क्या दिया, देखते चलिए। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, क्या, देखते चलो। बात करते हैं किसकी, राउल्ट्स लॉ की। तो उन्होंने सिंपली बोला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, मेरा काई के, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काई, जिसका मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया P इज इक्वल टू P नॉट काई। अब P नॉट क्या है सर, प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर का मतलब हो गया एक प्योर फेज में जिसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, उसको कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर।
ओके, तो प्योर वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आया, जिसकी वजह से हमने फॉर्मूला बना पाए। ये किसके लिए वैलिड था? सॉल्वेंट के लिए वैलिड था। और ये किसके लिए वैलिड था? सॉल्यूट के लिए वैलिड था। ये मैंने देखो इजीली मैंने मेंशन कर रखा है। देखो टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपकी चीज लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी का ये के, तो इसका मतलब क्या हो गया? पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये, दैट मीन्स क्या हुआ? पीए इज इक्वल टू में पी नॉट ए का ये। व्हाट इज पी नॉट ए? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किसका होगा ये? सॉल्वेंट का होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर लग रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है क्या? कि लिक्विड मस्ट बी वॉलेटाइल, लिक्विड मस्ट बी वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल नहीं होगा तो वेपर प्रेशर ही कहाँ लगेगा? ओके, लिक्विड मस्ट बी वॉलेटाइल। पी नॉट ए पता लग गया, का ये पता लग गया, इजी। पी नॉट बी फॉर सॉल्यूट के लिए, पी बी इज इक्वल टू में पी नॉट बी काई बी। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ राउट्स लॉ। ओके, देन बात करते हैं हमारा पी टोटल। सर व्हाट इज पी टोटल? पी टोटल रिप्रेजेंट करता है मेरा किसको? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। किसको? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। दैट मींस इसके अंदर क्या होना चाहिए? मेरे दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इसके अंदर ऐड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही ऐड होने चाहिए। वही रिप्रेजेंट करेगा मेरे किसको? इसको, ठीक है। अब जैसे बीकर है, उसके अंदर पी ए भी है एंड पी बी भी है, तो पी ए की वजह से क्या वेपर प्रेशर लगेगा और राउट फ्लो के अंदर क्या वैल्यू आएगी? पी बी की वजह से क्या प्रेशर लगेगा और राउट फ्लो के अंदर क्या वैल्यू आएगी? वो डिपेंड करता है उसके पी टोटल पे, यानी कि टोटल कौन से सॉल्यूशन उसके अंदर फिल है। तो बात करें पी टोटल की, तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको फिर से बता देता हूँ। देखो पी टोटल है, क्या लिखा हुआ है? पी टोटल, दैट मीन्स क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी नॉट ए काई ए, एक सेकेंड कहा गया, हाँ ये रहा, पी नॉट ए काई ए प्लस में पी नॉट बी काई बी। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते? 100% लिख सकते हैं। और एक और ट्विस्ट बताता हूँ आपको, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एक और ट्विस्ट बताता हूँ, ये तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। जब भी मैं बात करूँ किसकी? हमारा काई ए की। किसकी बात करूँ? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या? जो मेरा काई ए प्लस काई बी होता है वो मेरा कितना होता है? टोटल इज इक्वल टू 1, या फिर अगर परसेंटेज में लूँ तो 100% होता है। क्या बात समझ आ गई? ठीक है। अगर मैं बोलूँ काई ए की वैल्यू, तो क्या 1 माइनस काई बी लिख सकता हूँ काई ए को? यस सर, क्यों नहीं लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मेरा फॉर्मूला आगे अगर मॉडिफाई करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरा क्या हो जाएगा? पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस में पी नॉट बी काई बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? पी टोटल का। क्या बात समझ आ गई आपको? किसी भी लिक्विड के अंदर वो वैल्यू वेरी करेगा उसका राउल्स लॉ की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं सर किसकी? डाल्टन्स लॉ की, जो कि वैलिड होता है किसके अंदर? एक गैसियस फेस के अंदर। किसके अंदर वैलिड होता है? गैसियस फेस के अंदर। मतलब क्या सर गैसियस फेस के अंदर? मतलब ये वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए हमारा, मस्त सॉल्यूट या सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी कि वॉलेटाइल यानी कि गैसियस फेस के अंदर ही वैलिड होगा। ये हो गया लिक्विड फेस और ये हो गया मेरा कौन सा? वेपर फेस। तो ये वैलिड किस लिए होता है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वेपर फेस के लिए। लिक्विड फेस के लिए क्या वैलिड था? राउल्स लॉ वैलिड था, तो हम वहाँ पे राउल्स लॉ लगाएंगे। वेपर प्रेशर के लिए हमारा क्या वैलिड होगा? डाल्टन्स लॉ, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वाई, डेल्टा ए से। डेल्टा ए जो बताता है मेरा गामा ए, सॉरी गामा ए बताता है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो मेरा वाई से नोट करते हैं, जैसे वहां पे काई से नोट करते हैं एक्स से, यहाँ पर वाई से कर लो या किसी भी टर्म्स में बोल सकते हो आप, ठीक है। बात करें किसकी? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू में पी ए अपॉन में पी टोटल। क्या हो जाएगा मेरी वैल्यू? पी ए अपॉन में पी टोटल। ये मेरा फॉर्मूला कहलाएगा डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसका अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो पी नॉट ए काई ए अपॉन में पी नॉट ए काई ए प्लस में पी नॉट बी काई बी। अगर मैंने आपको वही वाला कॉन्सेप्ट बताऊं 1 माइनस काई ए वाला, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काई ए माइनस 1 वाला है, 1 माइनस काई ए वाला, ठीक है। बात करें किसकी? पी बी बाई पी टोटल, ये सेम इसी के लिए, सॉल्यूट के लिए ये रहा एंड सॉल्वेंट के लिए ये रहा, सेम फॉर्मूला। क्या बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बात ध्यान रखना, ये कब किसके लिए वैलिड है मेरा? गैसियस फेस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं है। लिक्विड के लिए मैंने क्या यूज करना है? राउल्स लॉ यूज करना है, और इसके लिए क्या यूज करना है? डाल्टन्स लॉ। बट इसकी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको? वही हमेशा के लिए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इज मस्ट बी वॉलेटाइल। इफ नॉट वॉलेटाइल देन इट्स नॉट कंसीडर एज अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर डाल्टन्स एटॉमिक कह रहा हूँ, सॉरी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बात समझ आ गई? चलिए वही सेम कंडीशन, डेल्टा ए प्लस में वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा इन वेपर फेज। किसकी फेज में? वेपर फेज में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राउल्स लॉ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ही बहुत ज्यादा। ये पेज से आपको 100% आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं नीट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला मैंने? सिंपली देखो, मैंने आपको एक बात बताई, वो सिंपली क्या है? राउल्स लॉ। क्या बोला मैंने? राउल्स लॉ। 2 कंडीशन होती है उसकी, एक आइडियल कंडीशन, एक नॉन आइडियल कंडीशन। व्हाट इज आइडियल कंडीशन?
आइडियल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसको हम जनरली एज्यूम करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता, उसको कहते हैं आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन में बोला क्या जाता है, जो भी सॉल्यूट सॉल्वेंट फॉलो करता है किसको, राउट्स लॉ को, किसको फॉलो करता है, राउट्स लॉ को, तो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल कंडीशन। अब आइडियल के बारे में पढ़ते हैं, और जो नहीं करता, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, दैट्स कॉल्ड नॉन आइडियल कंडीशन। तो सबसे पहले आइडियल के बारे में पढ़ते हैं। आइडियल कंडीशन उस कंडीशन को कहा जाता है जिसके अंदर मेरा जो है ग्राफ जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, और उसके जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो वैल्यू आती है वो हमेशा कैसे आती है, एक आइडियल कंडीशन में आती है। जो ग्राफ होता है वो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में बनता है, जिसके अंदर ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से। जो मेरा ये वाला पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है पी नॉट ए को, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पी नॉट बी को, और ये जो पॉइंट होता है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इस ये पॉइंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पी टोटल को, टोटल वेपर प्रेशर। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जो आपको कभी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगी, वो ये क्या है कि आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ये क्या है, दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बात ध्यान रखना, ये बॉइलिंग पॉइंट आज मैं लिख रहा हूँ ना, इसी से आप पूरा एक कंसेप्ट समझ जाओगे, किसका, एजियोट्रॉप्स का। कौन सा कंसेप्ट, एजियोट्रॉप्स का, ठीक है। चलिए यार बात करते हैं, बात करें डेल्टा मिक्स की, तो इसके लिए डेल्टा वी मिक्स कितना होता है मेरा, 0। डेल्टा एच मिक्स क्या होता है मेरे इसके लिए, 0, क्योंकि आइडियल कंडीशन है। अगर इसकी बात करूँ एग्जांपल्स की, तो हमेशा सेम साउंड वाले, ठीक, इसकी क्या बताया मैंने, सेम साउंड वाले हमेशा क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल होंगे, बेंजीन, टोलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, दे आर कंसिडर एज अ सेम नेम साउंड, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल की। नॉन आइडियल के अंदर दो कंडीशंस और आती हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वो होती है जिसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब हम मिक्स करेंगे, चाहे वो वोलेटाइल हो, जनरली वोलेटाइल ही होगा, तो क्या होगा, मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, सॉरी बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर, क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन। जिसके अंदर मेरा ए बी, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में, प्योर की फॉर्म में, प्योर की कंपैरिजन में दिस इज अ मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या आपको बात समझ आ गई, ओके। इसकी ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ वही सेम ग्राफ है, किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में, जो मेरा किसको, इसकी एक रेफरेंस पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इसमें क्या बताया मैंने आपको, पॉजिटिव, एज पॉजिटिव क्या है ये, डेविएशन, जिसमें जो रेफरेंस पॉइंट है उस रेफरेंस पॉइंट से जो वैल्यू आएगी वो उसके अप ही आएगी, क्या आएगी उससे वैल्यू, अप ही वैल्यू आएगी। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी टोटल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी नॉट ए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट बी को। तो मेरा जो पी टी का वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पी ए प्लस में पी बी फॉर पॉजिटिव डेविएशन। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा एक्स से इधर 1 है तो इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, आपको पता है 100% कितना होता है। अब बात करें वेपर प्रेशर की, वी मिक्स की, डेल्टा वी मिक्स की, डेल्टा वी मिक्स में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन से याद रख लेना, पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एच मिक्स इसमें पॉजिटिव रहेगा, और इसके अंदर जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो दैट मीन्स इट्स अ रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इथेनॉल के साथ हमेशा, जब भी किसी के साथ हमेशा अल्कोहल आ जाए, अल्कोहल जहां भी दिखे आपको, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन की, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन की, ठीक है। इथेनॉल, एसीटोन, CH2 सीजियम, सीजियम डाइऑक्साइड, ये सीजियम सल्फाइड, और ये क्या होगा, एसीटोन, क्या होगा, CCl4 एसीटोन, CH3OH वाटर। हमेशा देखो किस तरह ये सारे क्या आ रहे हैं मेरे, अल्कोहल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं यहाँ पे मेरे, अल्कोहल। तो दीज अल्कोहल आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव डेविएशन, इसका एग्जांपल और ट्रिक यही है। बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, नेगेटिव डेविएशन भी सेम इसी की तरह ही है, बस इसमें ए जो है वीक है एज कम्पेयर टू ए बी, किसके कंपेयर टू, प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में क्या है मेरा, ए के कंपैरिजन में मेरा बी ए बी जो है मेरा वीक है। इसका मतलब क्या बता देंगे, सॉरी इसमें इसमें मैंने बताना था वीक है, ए बी के बेसिस पे मेरा क्या है, बी बी ए वीक है, ठीक है। देखो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा मैं आपको इजीली बताया हूँ और अच्छे से, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाए, शायद मैंने पहले थोड़ा सा मिसमैच बोल दिया। क्या, ए मोर स्ट्रॉन्गर देन ए बी, बात समझ आ गई। देखो ए बी इंटरेक्शन और वीकर, तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, ए बी स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग होगा, ए बी स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी। कुछ इस तरीके से कंक्लूजन है फाइनल। क्या बात समझ आ गई आपको। चलिए नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में सिंपली एक वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कि नेगेटिव है तो इसका मतलब हमेशा क्या जाएगा मेरा ग्राफ के अंदर, वैल्यू रेफरेंस पॉइंट से कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, डिक्लाइन जाएगी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी टोटल को।
ये वैल्यू, ठीक है, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, ठीक है। बात करें किसकी, जब भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे ज्यादा क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता ही है, किसके, वेपर प्रेशर के। और ऐसे सेम यहाँ होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना हो गया, यहाँ पे घट गया, यानी कि अचीव करना ईजी है, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घट गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। डेल्टा वी मींस डेल्टा स्पीड की बात करें, दे आर कंसिडरिंग अ नेगेटिव वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट द रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस हीट ऑलवेज इवॉल्व, हीट क्या होगी मेरी, इवॉल्व होगी। अगर बात करूं एग्जांपल की, तो क्लोरोफॉर्म, इसके साथ हमेशा एसिड इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा, नेगेटिव डेविएशन के साथ हमेशा एसिड इंक्लूड होगा। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, फिनॉल, एनिलीन, CH3OH एंड H2O, HNO3 एंड H2O, ईथर एंड CCl4। क्या बात समझ आ गई आपको। इसी के साथ इस चैप्टर, इस वाले पेज से मेरे बहुत क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स, उसके बाद ग्राफ। क्या बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजिट्रॉप्स की। किसकी बात करते हैं, एजिट्रॉप्स की। व्हेन 2 और मोर लिक्विड मिक्सचर ऑफ बॉइल्स, जो 2 से ज्यादा मिक्सचर बॉइल करते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस अ वेपर ऑफ सेम कंपोजिशन, किसी सेम कंपोजिशन के वेपर्स को फॉर्म करते हैं इन अ लिक्विड एंड एज, इसको क्या कहते हैं हम, एजिट्रॉप्स कहते हैं। एजिट्रॉप्स जो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पर ही बेस्ड होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। किस पर बेस्ड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर ही बेस्ड है। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या, एजिट्रॉप्स कांट सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन। क्या चीज, एजिट्रॉप्स को हम कभी सिंपल डिस्टिलेशन से कभी भी क्लीन नहीं कर सकते। तो ये बात आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात करूं एजिट्रॉप्स, एजिट्रॉप वही बताया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव बेसिस पे कैसे है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। और इसका कंसेप्ट इतना ईजी बता दूंगा आपको, देखना। अब ये बताओ, नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या हुआ था, चीजें नीचे गई थी, और बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया था, मैंने इसलिए बताया था ताकि आप आगे उसको यूज कर सको एजिट्रॉप के अंदर। देखो डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, हमेशा एजिट्रॉप्स। और कौन सा एजिट्रॉप के अंदर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। दैट मीन इज कंट्रीजर फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो इसके एग्जांपल्स में सब वही होंगे। तो जिसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा देन प्योर कंपोनेंट, यानी कि प्योर जो था पहले उससे ज्यादा हाइयर किस हो जाएगा, एक मिक्सचर फॉर्म के अंदर हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है आपको, कुछ इस तरीके से। और ऐसे सेम इसके लिए क्या वैलिड होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। दैट मीन्स क्या है, मेरा जो मेरा ग्राफ होगा, जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या जाएगा, काफी ऊपर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट को टच कर जाएगा, यानी कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको कहेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे इसको हम, पॉजिटिव डेविएशन। ये समझने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और CBSE नीट के अंदर ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और यहीं पे अगर आप एक बार ये पॉइंट सीख गए, जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान रखना में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर लोअर देन द प्योर फॉर्म, ओके। बात करें नेक्स्ट, हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या हो गया हमारा टाइम हो गया है टोटल अभी 28 मिनट्स हो गए, ठीक है, इनफ है। बट बात करते हैं हम किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है हमारा फिजिकल उस पे। देखो पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जब भी कोई भी मेरी वैल्यू, जब भी मेरी कोई वैल्यू, मेरे पीछे बोलना कोई सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होगी सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होगी, दैट मीन्स क्या होगा मेरा, उसको कहेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स मैंने बोल दिया ये क्या है, मेरा सॉल्यूट है। जब भी मेरा सॉल्यूट पार्टिकल पर बेस्ड कोई रिएक्शन होगी या कोई मेरी प्रोसेस होगी उसके नेचर पर बेस्ड, दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो कई तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आती है RLBP। सर RLBP क्या है, RLBP में शॉर्ट में बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस पे क्वेश्चन आया है पहले नीट के अंदर और अब भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर, सिंपली जेई में भी क्वेश्चन पूछे गए इसके, ये बात ध्यान रखना। क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली वैलिड फॉर रिलेटिव वैल्यूज, नॉट फॉर प्योर फॉर्म। कभी भी प्योर के लिए वैलिड नहीं होगा, हमेशा रिलेटिव, दो चीजों को कंपैरिजन किया जाएगा रिलेटिव वैल्यू के अंदर, उसी के अंदर वैलिड होगा। क्या बात समझ आ गई, प्योर फॉर्म के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी वैलिड नहीं होता, ठीक है। RLBP इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग
वेपर प्रेशर। क्या बात समझ आ गई आपको? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला सिंपली मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या होगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू में N2 माइनस N2 अपॉन में N2 N1 प्लस N2। या फिर अगर इसको कहना चाहो तो आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, N2, या फिर कह सकते हो काई, डायरेक्ट काई। और कौन सा काई? काई बी। कौन सा काई? काई बी। क्या बात आपको समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? वेरी गुड। बात करें नेक्स्ट की, इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन, ईबीपी। क्या कहते हैं? ईबीपी। इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको सीधा कॉन्सेप्ट ही आपको अपना नाम बता रहे होंगे, अपना मतलब बता रहे होंगे, आपको सिर्फ वर्ड और डेफिनेशन पूरी याद रखनी है। सॉल्यूशन बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट। हायर टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन जो प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करे उसको कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला सिंपल ही होता है, जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के, स्मॉल एम वाले के। किसके अंदर? स्मॉल एम, जिसके अंदर क्या आता है? केजी इनवर्स आता है। क्या आता है? केजी इनवर्स आता है। ठीक है। बात करें किसकी? मोल पर केजी का वैल्यू आती है। ठीक है। बात करें किसकी? डेल्टा टी बी, उसके फॉर्मूले की, तो मेरा क्या होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। क्या होगा? के बी एम। के बी को क्या कहते हैं हम? के बी को कहा जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर कह लो हमारा क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखो देखा है डेल्टा टी बी, जिसको हम लिख सकते हैं और क्या? डेल्टा टी बी को लिख सकते हैं हम और क्या? T2 माइनस T1। आपको पता ही है, इतना तो बेसिक है, तो आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये चीज तो। ठीक है। के बी को कहा जाता है क्या? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको केबी कहा जाता है। इसकी केबी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। बात करें मोलैलिटी की, अगर बात करो केबी की यूनिट की, केबी की यूनिट की, तो केबी की यूनिट क्या होगी सर? सर बहुत ही इजी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में केबी, यहाँ पे आ जाएगा और एम आ जाएगा। तो टेम्परेचर क्या आएगा? टेम्परेचर, या फिर कह लो केल्विन मोल पर केजी, या फिर कह सकते हो केल्विन केजी पर मोल। इसकी यूनिट आ जाएगी मेरी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की। क्या आ जाएगी? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके। नेक्स्ट आता है मेरा डीएफपी। क्या आता है? डीएफपी। व्हाट इज डीएफपी सर? डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम कहेंगे क्या? डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है? जब भी मैं कोई, देखो इसमें भी यही आता, जब भी मैंने कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं जिसकी वजह से मेरा बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही होता है जब भी मैं किसी के अंदर में अपना ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं। कौन सा सॉल्यूट ऐड करना है लेकिन मेरे को? नॉन वोलेटाइल। कौन सा ऐड करना है? नॉन वोलेटाइल, जो गैसियस मिक्सचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जो गैसियस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या आएगा मेरा? सिंपली बताओ क्या आएगा? सिंपली व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम लो। यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ज्यादा होने की जगह कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्योर फॉर्म से कम हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और बात करूं इसके ग्राफ की, तो उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सॉरी इसका ग्राफ नहीं बताया, ईबीपी का इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर ग्राफ जो बताएगा मेरा किसका? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, जिसके अंदर मेरा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का क्या होगा? मेरा कम होगा, और सॉल्यूशन का क्या होगा? ज्यादा होगा ग्राफ, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेरा डेल्टा टी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा टी को। इसका मतलब क्या है? मेरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है? एक ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है जिसके वजह से मेरा वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई हो गया। क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना है। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सर ये। इसका जो ग्राफ, इसका फॉर्मूला जो होगा डेल्टा टी एफ के नाम से जाना जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सेम वही मोलैलिटी के, जिसका मतलब क्या होगा? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के एफ, सॉरी इज इक्वल टू होगा के एफ एम के। किसके इक्वल होगा? के एफ एम के। के एफ एम को क्या बोल जाता है? के एफ एम को बोल जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वही सेम यूनिट आपको पता ही है क्या आने वाली है? सेम यूनिट आने वाली है। आप लिखोगे कमेंट सेक्शन के अंदर क्या इसकी यूनिट होगी, आप खुद लिखोगे किसके अंदर? एक कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखोगे इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी? के एफ की। ठीक है। अब बात करें के एफ की वैल्यू, यूनिट देखो, अरे मैंने दे दी क्या यहाँ पे यूनिट, मैं बता देता हूँ फटाफट। ठीक है। के एफ की यूनिट बताओगे आप क्या होने वाली है। ओके। इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपली किसके बीच में होगा? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड सॉल्वेंट के लिए अलग होगा एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ये किसके लिए? सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। तो इसके अंदर क्या बता रहा है? डेल्टा टी एफ, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन
फ्रीजिंग पॉइंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ था? सॉल्यूशन का जो ये था इंक्रीज हो गया था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ओके, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। इससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कुछ इसका। वो क्या एग्जांपल हो सकता है? देखो कुछ सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप क्या करोगे, किसी बर्फ को मेल्टिंग पॉइंट को गिराना होगा, आपको किसी बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिराना होगा, जल्दी उसको कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या कर दो? उसके ऊपर सॉल्ट स्पार्कल कर दो। आपने देखा होगा जनरली उसको, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करोगे? सॉल्ट डालोगे तो क्या हो जाएगा? जनरली डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? वो कम टाइम पे क्या बन जाएगी? वो इजिली बनती रहेगी, क्या? हमारा आइस बनी रहेगी, इजिली टाइम पे आइस बनी रहेगी। और दूसरा एग्जांपल हो गया इथाइल ग्लाइकोल एज अ एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। आपने देखा भी होगा जब आप छोटे थे या फिर अभी छोटे ही हो, तो आपने देखा होगा कि वो जो वाली कुल्लर, वो कुल्फी होती है ना, जिसके अंदर हम उसके अंदर से निकालते हैं, पेटी के अंदर से निकालते हैं, जो वो बर्फ के ऊपर ना सॉल्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? सॉल्ट। इसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बर्फ लंबे समय तक चलती है। ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, जिससे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम क्या? वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं उसको हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक का मतलब होता है हमेशा वाटर से रिलेटेड या फिर किसी लिक्विड से रिलेटेड बातें। ठीक है। और उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा हो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट अ, देखो मैंने लिख भी रखा है, दिस इज नॉट अ रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये किसी से रिलेट नहीं कर रही है, अपने आप में सिंगल के लिए वैलिड है। उसके अंदर रिलेट किया जाता था किसी पहले से उसको, जैसे यहाँ पर किससे रिलेट किया जा रहा है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को। वहां पर भी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को रिलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे अकेले। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से। किसी नोट करते हैं? पाई से। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट की वैल्यू हटती है, तो मेरा क्या आता है? पाई इज इक्वल टू CRT। क्या आता है? पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें कांस्टेंट आता है मेरा क्या? गैस कांस्टेंट, जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, ठीक है। चलिए बात करें अब आर की वैल्यू क्या होती है सर। इसके अंदर हमेशा आर की वैल्यू जो रखनी है हमें, अगर जूल मोल पर केल्विन में दे रखा है, जूल पर मोल पर केल्विन में दे रखा है तो 8.314। अगर मेरा केस में दे रखा है लीटर ATM में दे रखा है तो 0.0821। क्या लेना है हमें? 0.0821। ये आपको देखना है कि यूनिट क्या दे रखी है, उसके बेसिस पे यूज करना है। ठीक है। तो अब अगर बात करूं आइडियल इक्वेशन के अंदर, तो आपने देखा होगा PV इज इक्वल टू NRT की वजह से ही कुछ उस तरीके से है, जैसे PV इज इक्वल टू NRT था आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी हो तो उसी की तरीके क्या होगा हमारा? पाई बी इज इक्वल टू NRT। कैसे हो सकता है सर? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी कहते हैं, और मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, और उसी के साथ मेरा पाई वी आ जाएगा इज इक्वल टू NRT आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। जिसकी वजह से मेरा किस पर वैल्यू वो होगा ये, तो मेरा एक और फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल टू NRT बाय वी। क्या बात समझ आ गई? अगर मेरा सॉल्यूशन सेम है तो इसके लिए कुछ वैलिड कंडीशंस होती हैं, जो कहते हैं पाई मिक्सचर। क्या बोलते हैं? पाई मिक्सचर। दो अलग अलग मिक्सचर्स का मैं बना रहा हूँ मिक्सचर, तो उसको कहेंगे हम क्या? फॉर्मूला लगेगा उसके लिए पाई 1 V1 इज इक्वल टू पाई 2 V2। केस 1 होता है अगर वॉल्यूम सेम है, केस 2 होता है अगर मेरा पाई सेम है, केस 3 होता है टेम्परेचर सेम है। ठीक है। बात करें किसकी? रिवर्स ऑस्मोसिस की, RO की। किसकी बात करें? RO की, जिसको कहते हैं हम RO। जो आपके घर के अंदर लगा होता है RO, वो इसी प्रोसेस पे चलता है। क्या चलता है? RO क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। किसी भी पार्टिकुलर अगर आप लेते हो मीडियम, अगर उसके अंदर आप सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, ये देखो, हाँ, किसी भी सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो पेपर प्रेशर की वजह से या ऑस्मोसिस की वजह से। अगर वो उसकी रिवर्स में कॉन्सेंट्रेशन चल रही है, उसको कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसकी फ्लो देखो दे भी रखा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ऑफ सेमी परमिएबल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। जब भी कोई रिएक्शन उल्टी तरफ जा रही हो, जब भी कोई रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से होती है इसकी वोगेट, जिससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सॉल्वेंट है प्योर और ये सॉल्यूशन है। प्रेशर इधर की तरफ जा रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, मेरा सॉल्वेंट मूव कर रहा हो किस सर? इस तरफ। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल यानी RO कंडीशन। अब इसी के एंडिंग के साथ मेरा RO का जो आता है, मेरा क्या आता है? F अप्लाइड। जो अप्लाइड करेंगे हम उसको, उसका जो प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। जो ऑस्मोटिक प्रेशर नेचुरल प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए क्या? एक अप्लाइड प्रेशर। तभी चीज़ें उल्टी जाएंगी ना। अगर मैं आपको पुश करूंगा, आप मुझे पुश करोगे, अगर मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना।
बात करें बॉन्ड ऑफ फैक्टर की, किसकी? बॉन्ड ऑफ फैक्टर की। बॉन्ड ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या बताता है? जो कि ये डिनोट करते हैं हम किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मैक्सिमम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ब्रेक इनटू द पार्टिकल्स डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो दो चीजों में होता है। तो देखो, कोई भी पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ब्रेक होता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे NaCl है तो Na+ एंड Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा, आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। तो उसी में बेस्ड है। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो तो हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है, जो हमारी चीजें वैलिड होती है, वो किसके लिए वैलिड होती है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर किसके लिए वैलिड होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए वैलिड होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरा आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। या फिर आई की वैल्यू मेरी कितनी होती है? हमेशा 100%, जो कहते हैं हम कांस्टेंट या डिसोसिएशन एसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। बात करूं वीक के लिए तो आई की वैल्यू मेरा नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू नॉट ऑलवेज इक्वल टू 100%। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करें फॉर्मूले की तो आई मेरा क्या होता है? आई मेरा क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन जो होंगे उसको अगर डिवाइड कर दूंगा मैं उसके बिफोर डिसोसिएशन से, तो मेरा आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसके लिए ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पहले कैलकुलेट करी है, ऑब्जर्व करिए बाद में, और जो पहले थी उसको जो कैलकुलेट करिए, ठीक है। ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला है किसके? तो ये देखो एग्जांपल में NaC है, Na+Cl2, तो मेरा इसका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो गई। K2SO4 2K+ और SO4 नेगेटिव, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3। क्यों? क्योंकि 3 आयंस के अंदर ब्रेक हो गया, 2 ये एंड 1 ये, 2 + 1 = 3, ठीक है। और 1 + 1 = 2, ठीक है। अब बात करूं I = 0 है तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो तभी कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एसोसिएशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मेरी आई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 1 से, और डिसोसिएशन के लिए क्या होनी चाहिए? आई की वैल्यू कम होनी चाहिए 1 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करें किसके लिए? जो मेरा बॉन्ड ऑफ फैक्टर है वो सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, किससे? आई से। किससे? आई से, सिंपली, बस और कुछ भी नहीं करना, सिंपली, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन करना है आपको? पाई = CRT का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और CRT की वैल्यू मैंने बता रखी है, आर क्या लगेगा, टी क्या लगेगा। सिंपली मैं भी कर सकता हूँ इसको, क्या 0.605 इंटू इजिकल टू में इजिकल टू, देखो कैलकुलेट क्या करना है? आई कैलकुलेट करना है, तो आई CRT यही होगा, तो CRT नीचे आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? सी की वैल्यू कितनी रखी है? सी की वैल्यू कितनी देखो, ये है फॉर्मूला 0.605 अपॉन में सी कितना में दे रखा है 0.010 इंटू में आर कितना दे रखा है 0.08206। वो कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसमें? एटीएम के अंदर वैल्यू है। किसके अंदर है वैल्यू? एटीएम के अंदर। अगर किसके अंदर होती है हमारी जूल के अंदर होती तो मैं दूसरी वैल्यू यूज करता, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारा? टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर कहाँ है? 25 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। केल्विन में लेते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरी 2.53 वैल्यू आएगी, जो कि मेरा आंसर कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करके हम वीडियो को एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने पूरा सॉल्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर कवर करा। और आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो जब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। ऐसी 1 शॉट्स लाता रहूंगा, बस कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना किस चैप्टर की किस टाइम पर लानी चाहिए। अब वीडियो को एंड करते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।